आपको पता है बचपन में बच्चों को सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कौन सा लगता है? मैथ्स। सबके सब बच्चे मैथ्स एंजॉय करते हैं क्योंकि वो रियल ऑब्जेक्ट से करते हैं, ग्राउंड में खेलते हैं और जितनी ज्यादा काउंटिंग करते हैं उतनी ज्यादा जंपिंग भी करते हैं। तो खेल खेल में बहुत सारा सीखते हैं और आज हम देखने वाले हैं कि जो हमारा सेकेंड ईयर है उसमें बच्चे मैथ्स में कौन कौन सी एक्टिविटीज करते हैं। नमस्कार, रोशनी एजुकेशन का हंस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे KS1 करिकुलम की, जो कि प्री स्कूल का दूसरा ईयर होता है। दूसरे ईयर में जाने से पहले प्री के दौरान बच्चा क्या क्या करना सीख ले या उसकी प्रीवियस नॉलेज क्या होनी चाहिए दूसरे साल में एंटर करने से पहले, वो रिकग्नाइज कर पाए अल्फ़ाबेट्स को, दोनों अपर और लोअर केस यानी कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स को रिकग्नाइज कर पाए। लिख नहीं पाता तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, वो रिकग्नाइज कर पाए। ही शुड रिकग्नाइज 1 to 10 नंबर्स एंड हिंदी के स्वर उसे उसकी पहचान होनी चाहिए और इमीडिएट एनवायरनमेंट से फेमिलियरिटी होनी चाहिए। जैसे कि मैं एक स्कूल में हूँ, मेरी ये क्लासरूम है, यहाँ मेरा बैठने का स्थान है, मेरी फैमिली क्या है, स्कूल में कौन सी चीज़ें होती हैं, घर में कौन सी चीज़ें होती हैं, बेसिक थोड़ा बहुत उसे पता हो, वो बात कर सकता हो और अपनी ज़रूरतें बता सकता हो। उसके बाद है कि KS1 में हम कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। वो है मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, EVS एंड ड्राइंग एंड पेंटिंग, तो सभी में इनकॉर्पोरेट हो ही जाती है। तो आज हम फोकस करने वाले हैं मैथ्स में, मैथ्स का क्या करिकुलम होना चाहिए। तो मैथ्स के करिकुलम में है हमारे पास शेप्स, काउंटिंग, कंप्यूटेशन, कंपैरिजंस, पोजीशंस, क्लासिफिकेशन एंड सॉर्टिंग, मनी, क्लॉक एंड कैलेंडर, जो हम ऑलरेडी प्री के में इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। बस थोड़ा थोड़ा सा मटेरियल आगे बढ़ता चला जाएगा, उसका लेवल बढ़ता चला जाएगा। सो सबसे पहले है हमारे पास 2D शेप्स, जिसमें रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, स्टार, हार्ट, पेंटागन एंड हेक्सागन, ये 2D शेप्स हैं। 3D शेप्स में इन्हीं से रिलेटेड हमारी क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, सेमीस्फेयर, सिलेंडर, कोन, पिरामिड, ये सब शेप्स भी इंट्रोड्यूस हो जाएंगी। इन सब को कराने के लिए हम बेसिक कटआउट्स, जो हम पहले भी प्री के में बच्चे देख चुके हैं, तो शेप्स पढ़ाने के लिए हमारे पास वही शेप्स कटआउट्स हैं जो बच्चे आराम से देख सकते हैं। सर्कल, स्क्वायर, इन सब शेप्स के कटआउट्स होते हैं। हमारे पास रियल ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। हमारे पास फ्लैश कार्ड्स हैं, ड्राइंग एंड पेंटिंग्स, आर्ट एंड क्राफ्ट, ये बड़ी वाले पिक्चर्स हैं जो बच्चे देख सकते हैं और आसानी से पहचान कर सकते हैं। क्रिसेंट शेप का तो बच्चे हमेशा एक ही रखाएंगे और एक चक मारने के बाद कहेंगे कि क्रिसेंट शेप बन गई। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि बच्चे दिमाग लगाते हैं। ये वाली शीट्स हैं जो बच्चे आराम से करेंगे। सो 3D शेप्स के लिए हमारे पास कुछ लकड़ी के शेप्स हैं ऑलरेडी बने हुए, जैसे ये एक क्यूबॉइड है, क्यूब है, लकड़ी के ही बने हुए हैं ये। बॉल्स स्फेयर के लिए, और इसी तरह से शेप्स आप दिखा सकते हैं। दिस इज सेमीस्फेयर, ये एक बॉल है, बॉल को ही कट किया हुआ है हमने। तो ये पिरामिड है, पिरामिड आराम से दिखाया जा सकता है बच्चों को। सिलेंडर के लिए कोई भी कंटेनर यूज़ कर लेते हैं और बच्चे बड़ा जब भी उनके आसपास ये चीज़ें आती हैं तो वो रिकग्नाइज करते हैं, वो बोलते हैं हाँ इसकी ये शेप है, सिलेंडर है तो सिलेंडर बोलेंगे। तो ये वाली चीज़ें जो हैं वो बच्चे यूज़ करते हैं। इसी तरह से नई शेप्स जो बच्चों को इंट्रोड्यूस कराते हैं, इसमें काफ़ी सारे कंसेप्ट्स बच्चे करते हैं। ये शेप्स, ट्रायंगल, इस टाइप के मॉडल्स भी बच्चे बनाते हैं। ये एक छोटा सा मॉडल है मेरे पास जो बच्चों ने बनाया हुआ है कोन का। तो बोर्ड बुक्स हैं इसके लिए, बोर्ड बुक से भी शेप्स कराई जाती हैं।
ये शेप्स की मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जैसे ये 2D शेप्स होती हैं, प्री के में बच्चे इनको पढ़ते हैं और KS1 में हम 3D शेप्स पे कंसंट्रेट करते हैं। तो एक साथ ही दी हुई हैं ये शेप्स इस बुक के अंदर। जैसे ये स्क्वायर है, स्क्वायर से ही क्यूब बनता है। तो जब मॉडल बनाते हैं बच्चे तो उनको और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो एक दिन हम ज़रूर लगाते हैं इसके ऊपर, साल में 2 बार तो वो मॉडल बनाते हैं शेप्स के, 3D मॉडल्स। देन लेट्स टॉक अबाउट काउंटिंग। काउंटिंग को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, रोट काउंटिंग, लॉजिकल काउंटिंग और राइटिंग काउंटिंग। रोड काउंटिंग में बच्चे 1 to 100 तक आराम से रोड काउंटिंग करते हैं। सुबह सुबह प्रेयर के बाद रोज़ जंपिंग करते हैं और 100 तक काउंटिंग करते हैं। तो जंपिंग करते रहते हैं और काउंटिंग भी करते रहते हैं। दे इंजॉय इट। देन लॉजिकल काउंटिंग, लॉजिकल काउंटिंग को भी हम फर्दर देखेंगे कि कैसे हम पढ़ा सकते हैं। फिर राइटिंग काउंटिंग, राइटिंग आराम से 1 to 50 तक थ्रू आउट हो जाती है। लास्ट तक आते आते KS1 फिनिश होता है तब तक 1 to 50 तक बच्चा काउंटिंग लिखने लगता है। लॉजिकल काउंटिंग में देखते हैं अब लॉजिकल काउंटिंग किस तरह से कराई जाती है। उसमें लॉजिक क्लियर होना चाहिए बच्चे को, व्हाट द नंबर्स आर एंड हाउ डू नंबर्स बिहेव, कि किस तरह से एक एक ऑब्जेक्ट ऐड होती है और जो नंबर है वो बढ़ते चले जाते हैं। तो उसके लिए काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कराई जा सकती हैं विद रियल ऑब्जेक्ट्स, विद वर्कशीट्स एंड विद एक्टिविटीज़, विद गेम्स। और क्योंकि बच्चे पहचान करने लग जाते हैं 100 तक, तो स्नेक एंड लैडर बहुत बढ़िया ऑप्शन है जिसमें बच्चा एडिशन भी सीखता है और 100 तक काउंटिंग जो है वो बार बार उसके सामने आती है, उसको एक्सपोजर मिलता है 1 to 100 तक काउंटिंग का, जिसमें उन्हें यही लगता है कि हम तो स्नेक एंड लैडर खेल रहे हैं। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है लॉजिकल काउंटिंग डेवलप करने के लिए, एडिशन डेवलप करने के लिए। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले काउंटिंग डॉट्स एंड ऑब्जेक्ट्स। काउंटिंग डॉट्स के लिए हमारे पास इस टाइप से स्टिकर्स हैं। बच्चे की नोटबुक पे ये स्टिकर्स चिपका देते हैं। जैसे जैसे एक स्टिकर चिपकाते हैं बच्चा इसके ऊपर लिखता रहता है 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ डॉट्स बढ़ रही हैं, साथ साथ बच्चा उसके ऊपर लिख भी पा रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी जब तक काउंटिंग से फेमिलियर हो चुका है व्हाट द काउंटिंग इज। तो और इसी तरह से इन्हीं स्टिकर से मैचिंग एक्टिविटी और मेमोरी गेम्स भी हम इससे खेल लेते हैं। बच्चे बहुत अच्छे से करते हैं इसको। जैसे टीचर नोटबुक पर ही लिखती हैं, एक और एक सर्कल लगा देंगी तो फिर बच्चा रिकॉग्नाइज करता है कि ये है। उसके बाद हम उस पर स्टिकर लगवा देंगे। फिर जब वो पूरे 5 तक या 10 तक कंप्लीट हो जाएंगे स्टिकर्स, उसके बाद बच्चा अपने आप से, मैंने देखा कि वो वही नंबर लिखते हैं जो उस डॉट के नीचे होता है। तो वो एक मेमोरी गेम की तरह ये स्टिकर्स काम करते हैं। फिर फॉरवर्ड एंड रिवर्स काउंटिंग है। फॉरवर्ड काउंटिंग तो बच्चे रोज ड्रिल वर्क करते ही हैं, रोड काउंटिंग में उन्हें पता होता है कि हर बार एडिशन करना है। लेकिन लॉजिक जब डेवलप करेंगे तो क्या करेंगे हम कि एक बार एक मार्कर दिया, दूसरा देंगे 2 3 4। तो इस तरह से फॉरवर्ड काउंटिंग, हर बार एक की एडिशन रियल ऑब्जेक्ट से बच्चा करता है। पेबल्स से भी कर सकता है, पेंसिल से भी कर सकता है, शार्पनर, इरेजर, जो भी क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनके साथ पहले एक देंगे फिर दूसरी देंगे। इस तरह से आप 10 तक बहुत अच्छे से करा दें, फिर कोई दिक्कत नहीं होती। इसी तरह से ये पेबल्स हैं, बच्चे नीचे फ्लोर पे रखते चले जाते हैं। इसी तरह से जो आपके काउंटर्स होते हैं वो भी यूज़ कर लेते हैं। जो कैरम बोर्ड की गिट्टी होती है उसको भी हम यूज़ कर लेते हैं, उससे भी लॉजिकल काउंटिंग बहुत अच्छे से डेवलप होती है। फिर हमारे पास डोमिनोज हैं, डोमिनोज से भी वो काउंटिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। जैसे यहाँ पर मेरे पास 8 का है तो ये एडिशन में भी काम आते हैं और काउंटिंग में तो वैसे भी काम आते हैं।
यहाँ बच्चा काउंट कर सकता है कि ये कितने डॉट्स हैं, 3+5, यहाँ पर 4+4, तो टोटल तो 8 ही हैं। 1 1 करके काउंट करेंगे तब भी 8 बनेंगे, और जब वो एडिशन का कंसेप्ट करते हैं तब भी ये बहुत आराम से हो जाते हैं। इस तरह के हमारे पास बहुत सारे कार्ड्स हैं जो बच्चे करते हैं। ये 3 वाला है, थोड़ा KS2 में यूज़ करेंगे इसको, तो ये काफ़ी सारे कार्ड्स हैं। फिर है काउंट ऑन 10 फ्रेम्स। 10 फ्रेम्स पे भी बच्चे काउंट करते हैं। 10 फ्रेम्स क्या होते हैं वो मैं दिखा देती हूँ। ये यहाँ पर देखिए, ये 10 फ्रेम होते हैं। 10 ब्लॉक्स हैं जिसमें बच्चा स्टिकर्स पेस्ट करता है। ये 10 फ्रेम कार्ड है। इसमें हम देख रहे हैं कि ये 10 फ्रेम्स बने हैं और ये 1 2। इसका फायदा ये होता है कि जब बच्चा इसको करता है तो एकदम से उसे हर बार 1 2 1 2 3 4 5 करके काउंट नहीं करना पड़ता। जब इसको बार बार करता है तो वो देखते ही समझ जाता है, कि देखने से ही पता चलता है कि दीज आर 2, दीज आर 5, तो एक ही बार में इम्प्रिंट हो जाते हैं। इससे फास्ट कैलकुलेशन में हेल्प मिलती है। और फ्रेम्स में होते हैं, उन्हें पता है 5 5 5 5 करके आगे हम इन फ्रेम्स को ही आगे बढ़ा लेते हैं जैसे जैसे काउंटिंग बढ़ती चली जाएगी। तो फिलहाल तो ये 10 फ्रेम्स के लिए ही है और हम इसी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो ये क्या है, काउंट ऑन 10 फ्रेम्स। जैसे यहाँ पर 2 है तो बच्चा यहाँ पर 2 लिख देगा। इसी तरह से कटआउट्स भी दिए जाते हैं जिसमें बच्चा काट के यहाँ चिपका देता है कि 2 है। इसी तरह से यहाँ पर 5 1 6 10, तो ये वाले बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं जब उन्हें 10 फ्रेम्स पे, क्योंकि बिंदियां भी चिपकाते हैं, स्टिकर्स भी चिपकाते हैं। ये थोड़ा साइज छोटा है लेकिन A4 शीट पे इसको प्रिंट करके दे देते हैं, तो बच्चे बड़े अच्छे से करते हैं। देन देयर इज शो नंबर्स ऑन 10 फ्रेम्स। उसके लिए वर्कशीट्स हैं। वर्कशीट्स में क्या है, अब आप यहाँ देख पाएंगे कि ये है कि इसको अब 10 फ्रेम पे शो करना है। जैसे 1 है, यहाँ पे 1 स्टिकर पेस्ट कर देंगे। यहाँ 5 है, यहाँ 5 डॉट्स लगा देंगे। 6 है, 6 स्टिकर्स पेस्ट कर देंगे। सो दीज आर द वर्कशीट्स फॉर शो नंबर्स ऑन 10 फ्रेम्स। देन पुट द नंबर्स इन ऑर्डर्स। ये भी वही वर्कशीट है जो हम प्री के में बच्चे यूज करते आए हैं, तो एक रीइंफोर्समेंट है, दोबारा से बच्चे उसी को करते रहेंगे। तो पुट द नंबर्स इन ऑर्डर। बच्चे को हम ऑर्डर में भी लिखना सिखा देते हैं। वो हम सिर्फ 10 तक ही पहले करते हैं। सितंबर अक्टूबर तक बच्चा आराम से कर लेता है, उसके बाद ही 20 तक लॉजिकल काउंटिंग डेवलप करते हैं। पुट द नंबर्स इन ऑर्डर में जैसे हमने लिख दिया 3 5 4, बच्चे को बताना है कि राइट ऑर्डर क्या है। 3 5 4 इज नॉट द राइट ऑर्डर, 3 4 5 इज द राइट ऑर्डर। तो जब तक उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट जब तक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर पर पहुंचेंगे उससे पहले उन्हें पता चल जाएगा कि हमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर में नंबर्स को लिखना होता है। उसके बाद टैली है, उसमें भी ऑब्जेक्ट्स बच्चे को दे दी जाती हैं और आइसक्रीम स्टिक से वो 1 on 1 मैच करते हैं। तो इस टाइप से जो आइसक्रीम स्टिक्स हैं वो टैली के लिए हम यूज करते हैं। तो बच्चे जब ग्राफ्स वगैरह बनाने लगते हैं तो वो बहुत आसानी से डाटा हैंडलिंग भी सीख जाते हैं। शुरू से थोड़ा थोड़ा कराएंगे तो लेटर ऑन उनको बिल्कुल ये नहीं लगेगा कि कोई नया कंसेप्ट आ गया है। सो वी हैव लॉट्स ऑफ आइसक्रीम स्टिक्स विद द हेल्प ऑफ विच दे डू। आफ्टर लॉजिकल काउंटिंग नाउ वी हैव कम टू कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन में क्या क्या सिखाने वाले हैं हम। कंप्यूटेशन इज कैलकुलेशन। हम क्या क्या कैलकुलेट करना सीखेंगे, दो ही कंसेप्ट सीखेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसमें सबसे पहले है एडिंग ऑब्जेक्ट्स। वी कैन ऐड ऑब्जेक्ट्स। बच्चों को हम रियल ऑब्जेक्ट्स देंगे, जैसे यहाँ पर 2 मार्कर्स हैं, एक हाथ में मेरे 2 मार्कर्स हैं और दूसरे में भी 2 हैं। नाउ स्टूडेंट कैन काउंट 2 + 2 1 2 3 4। सो 4 हो गए हमारे पास मार्कर्स। मार्कर्स के साथ हम पेंसिल्स भी दे सकते हैं कि पेंसिल्स कितनी हैं, काउंट करें आप यहाँ पर कि ये 2 पेंसिल्स हैं, ये 4 पेंसिल्स हैं, 4 + 2 दे विल काउंट देम, तो टू मेक इट 6। इसी तरह से पेबल्स की काउंटिंग हो सकती है। हियर आर द पेबल्स, और पेबल्स काउंट कर सकते हैं 2 + 3 5। तो रियल ऑब्जेक्ट से करते हैं तो मैनिपुलेशन जब करते हैं तो कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे से बच्चे के माइंड में बैठ जाता है।
ये पिक्चर एडिशन की वर्कशीट्स हैं। इसमें पिक्चर्स बनी होती है जिसमें बच्चा काउंट करता है 1+1 2, 1 2 2 + 2 4, इस तरह की पिक्चर एडिशन की वर्कशीट्स बच्चे करते हैं। एडिंग ज़ीरो, ज़ीरो ऐड करने की भी वर्कशीट्स होती हैं। 1 डिजिट एडिशन, यहाँ पर भी बच्चे वर्कशीट्स में ही काम करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग ज़ीरो, हर बार ज़ीरो माइनस करेंगे तो क्या होगा। तो 1 डिजिट सब्ट्रैक्शन, इनमें जो एडिशन का कंसेप्ट है इसमें बहुत अच्छी स्टोरीज बनती हैं। लाइक कि एक स्टूडेंट है, उसके हाथ में 5 फिंगर्स हैं एक हाथ में, तो दूसरे हाथ में भी 5 हैं, दोनों मिलाकर कितनी हो गई, एक स्टोरी हो गई। इसी तरह से मैं मार्केट जा रही थी, मार्केट में मुझे मेरी एक फ्रेंड मिली, उसके बाद दूसरी मिली, तो हम बताओ कितने फ्रेंड्स हो गए। तो इस तरह से बच्चों की रीजनिंग और लॉजिक भी डेवलप होता है अगर हम स्टोरीज बनाते हैं। एक ट्री है, ट्री पर 3 स्पैरोज बैठी हैं, 3 और आ गई, बताओ अब कितनी स्पैरोज हो गई। तो इस टाइप से अगर हम ओरली बच्चों को पूछते हैं, उससे बच्चा बहुत अच्छे से एडिशंस करना सीखता है। लाइकवाइज फिंगर्स का तो हमेशा ही है कि बच्चों को फिंगर्स से आप करा सकते हो 1+2 3, तो यहाँ पर बच्चे फिंगर्स पे काउंट करके भी आराम से सीख सकते हैं। Then let's talk about comparison. Our next topic is कंपैरिजन, जिसमें बच्चे सीखेंगे कंपेयर करना कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। तो ग्रेटर और स्मॉलर नंबर सीखते हैं। तो ये वाला कंसेप्ट हम बहुत तरीके से सिखा सकते हैं और इसकी वर्कशीट्स भी दी जाती हैं। देन असाइन द साइन, कंपेयरिंग ग्रुप्स, 2 ग्रुप्स अलग अलग बना देते हैं, बच्चों के ही ग्रुप बना देते हैं। उसके लिए कंपेयरिंग ग्रुप्स में हम 1-on-1 का कंसेप्ट रखते हैं। जैसे कि मेरे हाथ में, एक हाथ में अगर 3 हैं और दूसरे हाथ में 2 मार्कर्स हैं, तो हम 1-on-1 करेंगे कि इन दोनों को फ्रेंड्स बना दिया, वो एक साथ चले गए। फिर इसने इसके साथ फ्रेंडशिप कर ली, ये भी चला गया, अब ये एक्स्ट्रा है। तो मेरे इस हाथ में 3 थे और इस हाथ में 2 मार्कर्स थे, तो स्टूडेंट्स विल कम टू नो कि नहीं, इसमें ज़्यादा थे तभी इसका कोई एक साथी अकेला रह गया है। सो इट वॉज हैविंग मोर। तो इस तरह से स्टोरीज बना बना के हम कंपैरिजन सिखा सकते हैं। फ्यूअर और मोर, देन दे कंपेयर बाय काउंटिंग, लिटरली दे काउंट कि किस ग्रुप में कितने, जैसे नीचे सर्कल्स बना के हम थोड़े पेबल्स रख देते हैं, कई बार सीड्स रख देते हैं, बीन्स, जो घर में आप दालें यूज़ करते हैं उनके दाने, मटर के दाने। तो वो बहुत वैरायटी से अगर हम देते हैं तो बच्चे काफ़ी अच्छे से सीखते हैं। प्ले डो के साथ तो बहुत ही ज़्यादा काम हो सकता है। हर चीज़ को अपनी इमेजिनेशन से वो सेट कर सकते हैं, अपने आप ही बना लेते हैं, अपने आप ही काउंट कर लेते हैं। सब कुछ बस एक बार बताने की ज़रूरत पड़ती है कि ये कर लो, उसके बाद वो अपने आप ही क्वेश्चंस भी बना लेते हैं, अपने आप ही सॉल्व भी कर लेते हैं। देन देयर आर कंसेप्ट्स ऑफ वाइड, नैरो, डीप, शैलो, लॉन्ग, शॉर्ट। इसके लिए भी रियल ऑब्जेक्ट्स और मॉडल्स के साथ, या जो हमारे कार्डबोर्ड के कटआउट्स होते हैं उनके साथ हम ये सारे कंसेप्ट्स कर लेते हैं। नेक्स्ट इज पोजीशंस। पोजीशंस के लिए भी जहाँ तक कोशिश रहती है रियल ऑब्जेक्ट्स के साथ ही, क्योंकि ये करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इसके लिए कुछ अरेंज भी नहीं करना। इनसाइड एंड आउटसाइड, बच्चे दरवाजे पर खड़े हैं, उनको बोलो गो आउटसाइड, दे विल मूव आउट। देन यू से कम इनसाइड, देन दे विल कम इन। देन कीप सेइंग इनसाइड आउटसाइड, दे विल कीप रनिंग थ्रू दी डोर। और बच्चे बहुत आसानी से आउटसाइड और इनसाइड का कंसेप्ट कर लेते हैं। अबव एंड बिलो, बिसाइड, नेक्स्ट टू, ऑल द थिंग्स आर डन इन द ग्राउंड इटसेल्फ। बहुत सारी गेम्स के थ्रू उनको पोजीशनिंग कराई जाती है। जैसे लेफ्ट राइट के लिए तो क्या कर सकते हैं कि ग्राउंड में कुछ चीज़ें हम रख सकते हैं, कहीं पे बास्केट रख दी, कहीं पे चेयर रख दी, कहीं पे स्लाइड रख दी, जो आपके झूले होते हैं वहाँ पर। तो बच्चों को एक जगह पर खड़ा कर दें और बोलें कि इंस्ट्रक्शंस दें, डायरेक्शंस दें, गो स्ट्रेट, मूव राइट, मूव लेफ्ट, नाउ टर्न अराउंड। तो इस तरह से नाउ पिक अप द बास्केट। तो इस तरह से इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर करके उनको याद हो जाता है व्हाट इज़ लेफ्ट एंड व्हाट इज़ राइट।
सो टॉप बॉटम ये सभी कंसेप्ट रियल सिचुएशन में ग्राउंड में काफ़ी अच्छे से होते हैं और गेम्स के थ्रू बच्चे बहुत इंजॉय भी करते हैं पोजीशंस को। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन। ये कंसेप्ट वो ऑलरेडी कर चुके हैं लेकिन वो थ्रू आउट करते ही रहेंगे, हर बार कंप्लेक्सिटी बढ़ जाती है बस। सेम डिफरेंट, सॉर्टिंग बाय कलर, सॉर्टिंग बाय शेप साइज, इस तरह से सॉर्टिंग करते हैं तो दे अंडरस्टैंड कि हाउ कैन यू क्लासीफाई द थिंग्स। इस तरह से बैग में भी हम क्लासिफिकेशन करा देते हैं कि बैग में कितने सेक्शंस है, चलो एक सेक्शन में सारी बुक्स प्लेस करो, एक सेक्शन में सारी नोटबुक्स प्लेस करो, एक जो आपकी पॉकेट है उसके अंदर सारी पेंसिल्स डाल दो, साइड वाली पॉकेट्स के अंदर इरेजर और एक में शार्पनर डाल दो। तो इस तरह से वो ऑर्गेनाइज करना भी सीख जाते हैं और एक क्लासिफिकेशन भी उनको आ जाती है कि एक पर्टिकुलर टाइप की चीज़ ही हम एक जगह पर रख रहे हैं। तो रियल सिचुएशन में वो चीज़ें कर लेते हैं बच्चे, काफ़ी अच्छे से हो जाता है। नेक्स्ट इज मनी। मनी के कंसेप्ट के लिए वी हैव रियल मनी। बच्चे उसको काउंट भी करते हैं खुद से। जैसे यहाँ पर काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे यहाँ हमारे पास कॉइन्स हैं 2, 1। इसमें बच्चे बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिनोमिनेशन ही चेक करेंगे। वो देखते हैं कि कुछ जैसे ये 5 का कॉइन है, यहाँ पर बीच में ही लिखा है लेकिन यहाँ पर एम्बलम साथ में है। और तो जिस तरह से हम देखते हैं कॉइन्स डिफरेंट टाइम्स में बनाए जाते हैं तो वो अलग अलग टाइप के होते हैं, तो उनको उसकी स्टोरी भी बताई जा सकती है कि हाउ दे वर कॉइन्ड और कौन प्रिंट करता है इनको, कॉइन्स कौन बनाता है, मनी कौन प्रिंट करता है। तो वो बहुत इंटरेस्ट लेके मनी की स्टोरी सुनते हैं, पुराने टाइम्स में कैसी चीज़ें यूज़ होती थी, अभी कैसी चीज़ें यूज़ होती हैं, मनी का किस किस तरह से यूज़ होता है। तो ये चिल्ड्रन बैंक के काफ़ी नोट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, बच्चे बहुत गेम्स खेलते हैं इनके साथ। वी हैव लॉट्स ऑफ देम जिससे बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। तो खूब खेलने को मिलता है उनको, गेम्स खेलते हैं, शॉपिंग करते हैं। हमारे पास है काउंट 1 रुपी कॉइन, उनको सारे 1 रुपी कॉइन दे देते हैं, वो काउंट कर लेते हैं। उनको सबसे ज़्यादा मज़ा यूँ आता है, अब इसमें क्या खरीदोगे, तुम्हारे पास 10 रुपये हो गए हैं, अब तुम्हारे पास 5 रुपये हो गए हैं, व्हाट विल यू। सो दे हैव देयर ओन इमेजिनेशंस और वो अपने आप से बताते हैं। कोई पेंसिल खरीदना चाहता है, कोई टॉफीज, कोई लॉलीपॉप्स। देन वी हैव क्लॉक एंड कैलेंडर एट लास्ट। क्लॉक के लिए हम रियल क्लॉक ही यूज़ करते हैं, पीछे से जो यूज़ की जा सकती हैं। यहाँ बच्चे सीखते हैं 1 o'clock हो गया, 2 o'clock हो गया, तो वी कीप सेटिंग द टाइम और वो खुद भी सेट करना सीख लेते हैं इस स्टेज पर कि क्लॉक के टाइम को कैसे आपको सेट करना है। अभी तो फुल आवर को ही यूज़ किया जाता है, 1, 2। तो वो बहुत अच्छे से करते हैं क्लॉक को। कैलेंडर के लिए भी हम प्री के में ही सर्कल टाइम से कैलेंडर चल रहा होता है, तो वो फेमिलियर होते हैं कैलेंडर से भी कि कैलेंडर में क्या क्या है। यहाँ पर सारी डेट्स लिखी हैं, यहाँ पर सारे हमारे मंथ्स लिखे हैं, यहाँ पर डेज ऑफ द वीक लिखे हैं, यहाँ पर सीजन है और यहाँ पर टाइप ऑफ डे, वेदर कंडीशंस लिखी हैं, यहाँ पर क्लॉक है। सो वो इससे बड़े आसानी से करते हैं। 1, 2, वो चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं 1, 2, 3, पूरा काफ़ी अच्छे से करते हैं इस कैलेंडर को। तो यहाँ पर वो सीख जाते हैं डेज ऑफ द वीक क्या है, आज अभी मंथ कौन सा चल रहा है, ईयर कौन सा चल रहा है, व्हाट इज़ द डे टू डे। तो काफ़ी चीज़ें बच्चों को फर्स्ट तक आते आते पता चल जाती हैं, जो कि फर्स्ट में कंसेप्ट आने होते हैं वो थोड़ा थोड़ा सा कर चुके होते हैं। तो एकदम से फर्स्ट क्लास में ये नहीं लगता कि क्या एकदम से चीज़ें आ गई हमारे सामने। कंसोलिडेट कर देती हूँ कि KS1 में मैथ्स के लिए कौन कौन सी टीचिंग एड्स हम यूज़ कर सकते हैं। रियल ऑब्जेक्ट्स, पेबल्स, डोमिनोज, क्लॉक, कैलेंडर, स्टोरी टेलिंग, इंटरैक्टिव बुक्स एंड वर्कशीट्स, वर्कबुक, 10 फ्रेम मैथ्स, प्लेडो एक्टिविटीज़। गेम्स में डाइस गेम्स हो सकती हैं, कार्ड गेम्स हो सकती हैं और बहुत सारी आउटडोर गेम्स हो सकती हैं।
जिससे बच्चे मैथ्स को बहुत इंटरेस्टिंग वे से सीख सकते हैं। So next video would be on English curriculum and activities. Thank you. धन्यवाद।